तो प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है कक्षा 10वीं विज्ञान का, जो कि पाठ है आपका प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन समतल सतह पर। तो उस पाठ के हम लोग कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। जैसे कि आपको पढ़ाया गया है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का फुल पोस्टमार्टम किया गया है, और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और दूसरी चीज कि हमने ये पढ़ा कि समतल दर्पण को जब हम घुमा देते हैं तो उसके प्रतिबिंब में उसके परावर्तित किरणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, परावर्तित किरणों में कितने का अंतर आता है। इन सारे टॉपिक्स को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी राय आपके लिए यही है कि सीक्वेंस से आप वीडियो को जरूर देखें, ताकि एक एक डाउट, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे प्रतिबिंब की दूरी, और हम यह भी पढ़ेंगे कि जैसे अगर कोई प्रतिबिंब हमारे आंख के सामने अगर है तो वह हमें बड़े आकार में दिखता है, और जैसे जैसे दूर चलता जाता है तो वह क्या होता जाता है, छोटा दिखना शुरू हो जाता है। तो आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन सारी बातों का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की भाषा एकदम सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में होगी। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वह है प्रतिबिंब की दूरी। इसके पहले हम लोगों ने कुछ शर्तों के बारे में चर्चा किया था कि जब हम समतल दर्पण या किसी भी दर्पण से जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या शर्तें होती हैं, इसका डिस्कशन हमने किया है। अब आइए देखते हैं कि यह एक हमारा क्या है, समतल दर्पण है। यह हमारा एक क्या है, समतल दर्पण है। और इस समतल दर्पण के सामने, इस समतल दर्पण के सामने यहां कोई आपकी क्या है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। इसको ओ से प्रदर्शित कर लेते हैं। यहां पे कोई आपकी वस्तु है। तो अगर समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु आपकी है तो इसका प्रतिबिंब स्वाभाविक सी बात है कहां बनेगा, समतल दर्पण में। दूसरी चीज कि हमने आपको बताया था कि समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है कहां बनता है, समतल दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो हमें कम से कम इससे 2 या 2 से अधिक किरणों को क्या करना होगा, इससे होकर के गुजारना होगा। तो आइए देखते हैं, इससे हम 2 किरणों को होकर के गुजारें तो एक किरण इसकी क्या होगी, इस प्रकार से होगी, जो कि ऐसे क्या हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि यह किरण इस साइड में तो आ नहीं सकती है। तो इधर से आएगी और इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, और उधर के लिए क्या होगी, चली जाएगी। और एक किरण अगर इसके सीधे आती है इस प्रकार से, तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते में क्या होगी, वापस चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर यह सीधा आ रही है इस रास्ते पे तो इसका अभिलंब भी कहां बनेगा, यहां बनेगा, यानी कि अभिलंब भी इसी पर होगा, और यही आपतित किरण भी है। यानी कहने का मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है वह कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण। और अगर आपतन कोण का मान कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों क्या है, एक समान है। तो दोनों का मान कितना है, 0 है। तो अगर दोनों का मान 0 है तो 0 अंश पे आ रही है तो 0 अंश पे जाएगी भी, यानी जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, वापस चली जाएगी। अब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनना है वह आभासी बनना है, यानी कि वास्तव में 2 रेखाएं तो यहां से गई, एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि दोनों किरणें आपस में मिल जाए? नहीं है पॉसिबल, क्योंकि यह इधर जा रही है और यह इधर जा रही है, तो मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है। यानी इन किरणों को हमें क्या करना होगा, जबरदस्ती मिलाना होगा। तो अगर इन किरणों को हम क्या कर दें, जबरदस्ती इस प्रकार डॉटेड फॉर्म में मिला दें, इस प्रकार से डॉटेड फॉर्म में मिला दें, तो यह कहां पे मिलेगा, इस प्रकार से यहां पे मिलेगा, और यहां पे वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बन जाएगा, आई बन जाएगा। इससे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हमें यह ज्ञात करना है कि जो ये हमारी वस्तु है और यह क्या है, वस्तु का इमेज है, तो इनकी दूरी आपस में क्या है। क्या ऐसा कंडीशन है कि जितनी इस दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है? अगर इनको हम क्या कर दें, नाम दे दें सबको, यानी इस बिंदु को हम ए नाम दे दें, इस बिंदु को बी नाम दे दें, इस बिंदु को क्या नाम दे दें, सी नाम दे दें, और इसको डी नाम दे दें, और इसको क्या दे दें, ई दे दें। सबके लिए हमने नाम
चूज कर लिया तो इसको ई दे दिया। तो अब देखिएगा यह बिंदु आपका कौन सा है, आपतन बिंदु है। अगर इस आपतन बिंदु पर हम क्या डाल दें, अभिलंब डाल दें, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब डाल दें तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, कोण आई कहलाएगा, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण, कोण कौन सा कहलाएगा, आर कहलाएगा। अब यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, एक तो ये वाला त्रिभुज है यानी कि ए डी बी, दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी बी ई या डी ई बी, दो त्रिभुज बन रहा है। तो आइए दोनों में से लिख लेते हैं कौन कौन सा है, त्रिभुज ए डी बी व दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी ई बी। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी ई बी से। अब दोनों त्रिभुजों को देखते हुए आइए हम देखते हैं बारी बारी से। यहाँ पे देखिए यह कोण आई, कोण आई कौन सा है, इसको हम नाम दे देते हैं क्या, एन। तो कोण आई क्या है, ए बी एन, कोण ए बी एन बराबर कितना है, कोण आई है। ए बी एन यानी कि ये वाला कोण आपका आपतन कोण क्या है, आई है। अब ध्यान से समझिएगा कि यदि आपके पास दो रेखाएं ऐसी हों और उसमें एक रेखा ऐसे क्या कर रही हो, तिर्यक प्रतिच्छेद कर रही हो, तो जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा, और इसे हम गणित की भाषा में कहते हैं एकांतर, एकांतर कोण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण कहते हैं। और एकांतर कोण हमेशा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जहां पर आपको ये जेड का शेप मिले, ये जेड जेड जैसे दिख रहा है ना, जेड के माफिक, तो जैसे जेड आपका अगर जेड के शेप में दिखे तो ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे, और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां भी कुछ कंडीशन देखिए, ये वाला और ये जेड बन रहा है, तो अगर ये वाला कोण आई है तो यह भी कोण क्या होगा, आई होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण हैं। तो ये वाला कोण कौन सा हो गया, डी ए बी। तो यहां से हम लिख लेंगे कोण डी ए बी बराबर कितना है, कोण आई, और यह कहां से, एकांतर कोण, एकांतर कोण से, एकांतर कोण है, इसलिए यह कोण आई अगर है तो यह भी कोण क्या होगा, आई ही होगा। अब इस कोण की अगर बात करें, ये आर वाला, तो ये कौन सा कोण है, सी बी एन। तो कोण सी बी एन बराबर कितना है, कोण आर है, जिसे हम लिख सकते हैं, यहां आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं परावर्तन कोण। तो यह आपका परावर्तन कोण है। अब देखिए यह अगर परावर्तन कोण है तो गणित का सिद्धांत एक और भी है कि अगर ऐसे दो एक सीधी सीधी रेखा, तिरछी रेखा जा रही हो, और इस रेखा पर अगर हम क्या कर दें, लंब डाल दें, इस रेखा पर लंब डाल दें, तो इस रेखा पर चाहे जितने भी हम लंब डाल दें, ये कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इन कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। इन कोणों को हम क्या कहते हैं, संगत कोण। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए एक रेखा सीधी सीधी ये आ रही है, एक लंब इस पर ये डाला गया है और दूसरा लंब इस पर ये डाला। भाई रेखा अगर आगे तक ये चली जाए तो एक लंब ये है और एक लंब ये है, तो जितना इस कोण का मान होगा उतना ही इस कोण का मान होगा। तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका कोण आर, और ये क्या है, कोण आई है। ये कोण अगर आर है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि एक तिरछी रेखा जा रही है और उस पे क्या किया गया है, दोनों लंब डाला गया है, तो दोनों ही क्या है, संगत कोण है। तो अगर यह आर है आपका तो यह भी कोण क्या होगा, यह आर है तो यह भी आर होगा, यानी डी ई बी कोण डी ई बी भी क्या होगा, आपका कोण आर होगा। अब अगले क्रम में अगर हम देखें तो हम जानते हैं परावर्तन का पहला नियम, तो लिखेंगे हम परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से अगर हम परावर्तन के नियम को देखें तो परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। परावर्तन का नियम आपने पढ़ा है ना, हमने बताया है ना कि कोण आई, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यानी कि अगर r के बराबर क्या है, आपका i है, तो इन दोनों का अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यहां से ये हो जाएगा कोण डी ए बी बराबर हो जाएगा कोण डी ई बी के।
दूसरी चीज कि एक बात और यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो कोण है यह इस पर क्या किया गया है, लंब डाला गया है। तो अगर लंब डाला गया है तो कितने अंश का कोण है, 90 डिग्री का। यह जो लाइन आ रही है यह इस पर क्या है, लंब है, तो यह कोण कितने का है, 90 डिग्री का। यानी कि कोण ADB, कोण ADB बराबर है कोण EDB के, कोण EDB के। और ये दोनों कितना है, 90 अंश। और यहां पे आप चाहें तो कोष्टक में क्या लिख सकते हैं कि यह क्या है, अभिलंब है। यह क्या है, अभिलंब है। भाई यहाँ पे अभिलंब डाला गया है और अभिलंब हमने आपको बताया है कि हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि एक बात तो हमें यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को देखकर ये पता चल गई कि देखिए इसका कोण ये I है और यह कोण क्या है, R है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि परावर्तन का नियम कहता है। और यह कोण इसका 90 है और यह भी कोण इसका 90 है। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो आपस में क्या है, बराबर है। दोनों के दो कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। और एक चीज और देखें यहां पे, तो ये जो भुजा इसकी है DB बराबर क्या है, DB। और यह कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। कैसे, आइए देखिए बताते हैं। देखिए अगर इस त्रिभुज की ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे तो भी यह DB भुजा उसके लिए भी है, और अगर इस नीचे वाले त्रिभुज की बात करें तो भी DB भुजा क्या है, इसके लिए भी है। यानी कि DB भुजा जो है क्या है, उभयनिष्ठ है। अब एक बात, आप गणित के प्रमेय को अगर आप पढ़े हैं, गणित में प्रमेय को, तो आपको ये बात याद होगी कि उसमें होता है कि कोण भुजा कोण, एक प्रमेय होता है जिस प्रमेय को हम कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय। सर्वांग समता प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं और उसकी एक भुजा आपस में क्या है, बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। फिर से एक बार, कोई जल्दी नहीं है, गणित की एक प्रमेय है जो प्रमेय कहती है कि यदि किसी भी दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हों और एक भुजा आपस में बराबर होगी तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण यानी कोण दो बार आ रहा है, भुजा एक बार, तो कोण भुजा कोण प्रमेय यही कहती है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का मतलब क्या है कि इस त्रिभुज को काट करके अगर इस त्रिभुज पर रख दिया जाए तो यह त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगा, यानी दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि त्रिभुज आपका कौन सा, ADB, त्रिभुज ADB क्या है, सर्वांगसम का चिन्ह इस प्रकार से रहता है। सर्वांगसम है किसके, DEB के, त्रिभुज DEB के। ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। कहां से, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण प्रमेय से, प्रमेय द्वारा, कोण भुजा कोण प्रमेय द्वारा ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। अतः सर्वांगसम है, अतः जो आपकी AD की लंबाई होगी वही आपकी DE की लंबाई होगी। यानी कि AD बराबर क्या, DE, AD बराबर DE। यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो हमने यह सिद्ध कर दिया कि जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी होगी, ठीक उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा। तो यह बात सिद्ध होती है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में आपसे ये पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, समान होती है। तो आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि हमने क्या किया, माना एक रचना किया इस प्रकार से, और उसमें दोनों त्रिभुज इतना और त्रिभुज इतना से, और दोनों त्रिभुज में बारी बारी से आप करते जाएंगे कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण, और ये एकांतर कोण है, इसलिए एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। और ये दोनों कैसे हैं, संगत कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। और परावर्तन का नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो ये भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आपके। और दूसरी चीज कि
ये अभिलंब डाला गया है, इसलिए दोनों कोण कितने के होंगे, 90 डिग्री के। इस प्रकार से दो कोण इन दोनों त्रिभुज में मिलते हैं और एक भुजा इसकी जो है उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा भी क्या हो रही है, मिल रही है। अतः कोण भुजा कोण प्रमेय यही कहता है, सर्वांग समता प्रमेय यही कहता है कि यदि त्रिभुज किसी दो त्रिभुज के अगर दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर है तो वह त्रिभुज सर्वांग सम होगा, यानी हूबहू एक जैसे दोनों त्रिभुज होंगे। अगर एक जैसे होंगे तो जो इस भुजा की लंबाई होगी वही इस भुजा की लंबाई होगी। इस प्रकार से हमारा यह सिद्ध होता है कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उतनी ही दूरी पर दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है समतल दर्पण से विस्तारित वस्तु का प्रतिबिंब बनना। अब तक हमने जो पढ़ा, समतल दर्पण से छोटी सी वस्तु का हमने प्रतिबिंब बनाया। अब हम ये देखेंगे कि जब समतल दर्पण के सामने कोई लंबी वस्तु हो, कोई विस्तारित वस्तु हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि एक हमारे पास एक विस्तारित वस्तु है, लंबी सी वस्तु है, जिसके एक सिरे को हम O नाम दे रहे हैं और दूसरे सिरे को O डैश नाम दे रहे हैं। और चिंटू यहां पर खड़ा होकर के चिंटू इस जो ये आपका चित्र है, ये चिंटू इस प्रकार से खड़ा होकर के इस चित्र को क्या कर रहा है, इस दर्पण में देख रहा है। तो हमने आपको बताया कि जब कभी भी आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना हो तो कम से कम उससे कितनी किरणें होकर के गुजरनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक किरणें होकर के गुजरनी चाहिए। तो देखिए ये इसका आंख है, किरणें कहां से होकर, भाई ये आंख से ही न देख रहा है, तो इसकी आंख से होती हुई किरणें कहां जाएंगी, सबसे पहले दर्पण पर जाएंगी और दर्पण पर उसका क्या होगा, परावर्तन होगा और वे किरणें इस प्रकार से मिलेंगी। एक किरण यहां से ऐसे जाएगी, इसका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा और वह किरण भी कहां मिलेगी, इस प्रकार से जाकर के मिलेगी। यानी कि इस तरह से चल रही हैं किरणें ऐसे। एक तो इसके ऊपरी सिरे पे मिली और दूसरी इसके कहाँ मिलेंगी, निचले सिरे पे। तो यहाँ से यहाँ पे दर्पण पे गई रेखाएं और किरणें गई और इसका परावर्तन हुआ तो ये आकर के मिली यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से रेखाएं आई, किरणें आई और यहाँ पे इसका परावर्तन हुआ और जाकर के मिली कहाँ पर, यहाँ पर मिली। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसका क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन हुआ। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके ऊपरी सिरे पर भी 2 किरणों को गुजारा और इसके निचले सिरे पर भी हमने क्या किया, 2 किरणों को गुजारा। तो इससे होकर के 2 किरणों को हमने ऊपरी सिरे से गुजारा और 2 किरणों को हमने कहां से गुजारा, निचले सिरे से गुजारा। और हम ये जानते हैं कि कभी भी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के कहां बनता है, पीछे बनता है। तो आइए इन किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं। इस किरण को हम देखें तो ये किरण अगर इस परावर्तित नहीं हुई होती तो ये किरण सीधी सीधी कहां चली जाती, इस प्रकार से होकर के यहां आती। और ये किरण अगर परावर्तित नहीं हुई होती तो ये सीधी सीधी कहां जाती, यहां पर ऐसे जाती और आगे जाकर के मिल जाती। ठीक उसी प्रकार से अगर ये किरणें इधर ना घूमी होती तो ये किरणें कहां जाती, इस प्रकार से होती हुई इसके एकदम निचले सिरे तक पहुंच जाती। और इन किरणों का अगर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो ये भी किरणें कहां चली गई होती, इस प्रकार से चली गई होती। यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वह कहां बना होता, इस प्रकार से बनेगा। वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहां बनेगा, इस प्रकार से दर्पण के पीछे आपके बन जाएगा। जिस प्रकार से वस्तु है उसी प्रकार से ठीक इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना। तो चूंकि इसके निचले भाग को हमने O लिया था तो इसका इमेज जब बना तो निचले भाग को हमने क्या लिया, I लिया और ऊपर का O डैश था तो इसके ऊपरी भाग को हमने क्या लिया, I डैश लिया। तो इस प्रकार से कभी भी जब कोई विस्तारित वस्तु हो, कोई लंबी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब हम इस प्रकार से बनाएंगे। उसके ऊपरी सिरे से हम 2 किरणों को होकर के गुजारेंगे जो कि आगे चलकर दर्पण के पीछे यहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, यहां पर मिलती हुई क्या होंगी, प्रतीत होंगी। और 2 किरणों को इसके निचले सिरे से होकर के गुजारेंगे तो वह इसके निचले सिरे पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब, वस्तु की जितनी दूरी है, अब हमने अभी सिद्ध जो किया, तो वस्तु जितनी दूरी पर रखी गई है ठीक उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि ये D1 और ये D2
आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी दोनों की दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी और आभासी प्रतिबिंब आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट। तो अब आइए एक एग्जांपल को हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई दो समान आकार के पेड़ हैं, जिसमें से एक पेड़ तो आपके आंख के पास है, आपके पास में है, और दूसरा पेड़ क्या है, दूर है, थोड़ा सा आपसे क्या है, दूर है, लेकिन दोनों की जो लंबाइयां हैं, दोनों की लंबाइयां और आकार क्या है, समान है। लेकिन फिर भी आप जब देखेंगे तो नजदीक वाला पेड़ आपके आंखों में बड़ा दिखाई देगा और दूर वाला पेड़ आपके आंखों में क्या दिखाई देगा, छोटा दिखाई देगा। तो हम आपको बता दें कि जो आपकी आंखें हैं ना, इसमें भी क्या लगा हुआ है, आपका लेंस लगा हुआ है। आगे अगर आपके चैप्टर में होगा तो पढ़ा जाएगा, आपके लेंस लगा हुआ है, आपके रेटिना पर पीछे, इस पे भी क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, चित्र बनता है। तो आइए देखते हैं कि उसके पीछे का क्या लॉजिक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि चिंटू आपका यहां पर क्या है, खड़ा है। चिंटू यहां पर आपका खड़ा है मुस्कुराता हुआ, और यह दोनों पेड़ों को क्या कर रहा है, देख रहा है। यह T1 यानी कि प्रथम ट्री है और यह द्वितीय ट्री है, यानी कि दूसरा पेड़ है। तो यह पेड़ इस चिंटू के एकदम पास में है और यह पेड़ चिंटू के क्या है, थोड़ी सी दूर पे है। तो इसके आंखों के सामने क्या होगा धोखा, इसके आंखों के सामने धोखा यह होगा कि इससे होकर के जो आने वाली किरणें हैं, इससे होकर के जो आने वाली किरणें हैं, भाई प्रतिबिंब अगर बना है तो एक किरण या दो से अधिक किरण इसके ऊपर से होकर के जाएगी, ऊपरी सिरे से जाएगी, और दो या दो से अधिक किरण इसके निचले सिरे पर जाएगी, और आपतित किरणों के मध्य जो कोण बनेगा वह ये वाला कोण होगा। अगर चिंटू यहीं पे खड़ा है और दोनों पेड़ समान हैं और चिंटू इस पेड़ को भी देख रहा है, तो इसके भी एक सिरे से ये वाली रेखा जाएगी और दूसरे सिरे से ये वाली रेखा जाएगी। तो इनके मध्य का जो कोण होगा वह क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब यहां पर देखिए लॉजिक क्या है कि चूंकि यह पेड़ इसके एकदम से समीप है, तो इनके परावर्तित किरणों के मध्य जो कोण बन रहा है वह क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। इसलिए यह पेड़ इसको क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इस पेड़ की बात करें तो चूंकि ये पेड़ वास्तव में तो समान है, वास्तव में क्या है, समान है, लेकिन यह पेड़ की दूरी इस चिंटू से इस पेड़ की दूरी क्या है, ज्यादा दूर पर है। इसलिए इसके मध्य जो परावर्तित किरणें हैं, परावर्तित किरणों का कोण इसकी अपेक्षा क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसलिए यह पेड़ जो है आपको कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो आप नोट पॉइंट में करके लिखेंगे कि जब दो पेड़, दो समान आकार के पेड़ थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं तो नजदीक वाला पेड़ हमें क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि उसके परावर्तित किरणों के बीच जो हमारे आंख के मध्य कोण बन रहा है उस कोण का मान ज्यादा होता है अपेक्षाकृत दूर स्थित पेड़ के। इसलिए दूर स्थित पेड़ छोटा दिखाई देता है और नजदीक स्थित पेड़ क्या दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है कि जब आपके सामने आईना रखा हुआ है, आईना के सामने अगर हम ये देखिए आईना है, इसके अगर सामने अगर ले जाकर के चाक को रखें तो आईना में इस चाक का जो प्रतिबिंब होगा एकदम समान आकार का दिखेगा। लेकिन जैसे 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 चाक को हम दूर लेते जाएंगे, आईना में इस चाक का प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा। यानी कि जैसे जैसे इस दर्पण से दूरी बढ़ती जाएगी, भाई आंख के ही अंदर क्या लगा है, आपका दर्पण लगा हुआ है, तो दर्पण से जैसे जैसे वस्तु का दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो एक नोट पॉइंट करके और लिखेंगे कि जैसे जैसे दर्पण से वस्तु की दूरी बढ़ती है वैसे वैसे ही वस्तु का आकार, वस्तु के प्रतिबिंब का आकार दर्पण में क्या होने लगता है, घटने लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।